नाउ यूनिट 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे हम लोग। Subscribe to the channel because it's free. I come up with new videos every time. नाउ अभी बात करते हैं एक्सप्लेन द नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यहाँ पे भारत इकोनॉमी, डिस्कस भारत एज डेवलपिंग मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, हमें बताना है कि भारत की जो इकोनॉमी है उसका नेचर कैसा है। तो द इकोनॉमी ऑफ भारत वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक्स इन द वर्ल्ड, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड में। उसके इंडिपेंडेंस के बाद भारत ने अडॉप्ट किया था प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू अचीव, किसको अचीव करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को, पॉवर्टी को कम करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स, लिविंग स्टैंडर्ड्स, यहाँ पे हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, द भारतीय इकोनॉमी इज़ नोन एज डेवलपिंग एंड मिक्स्ड इकोनॉमी बिकॉज यहाँ पे हमारी दोनों सेक्टर्स काम करते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट भी काम करती है और प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे दो काम करते हैं तो ये क्या हो गई, मिक्स्ड इकोनॉमी हो गई। ठीक है, ये फीचर किसका है, ट्रेडिशनल का वर्सेस मॉडर्न सेक्टर्स का। ठीक है, मीनिंग भारतीय इकोनॉमी, तो भारतीय इकोनॉमी रेफर्स टू ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो भी रिलेटेड है किसके, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भारत में। भारतीय इकोनॉमी मतलब सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कि रिलेटेड है किसके, जिसमें एक्सचेंज होता है मनी का, तो वो रिलेटेड है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भारत में, उन्हीं को बोलते हैं भारतीय इकोनॉमी। इसके अंदर एग्रीकल्चर भी आता है, आपके इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर भी आता है और पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइजेस। भारतीय इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सबसे पहले बात करी हमने ये डेवलपिंग इकोनॉमी, भारत को सबसे मोस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी माना जाता है बिकॉज इसका इनकम जो लेवल है, लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो आज भी इम्प्रूव हो रहे हैं, कभी ये स्टक नहीं हुए हैं किसी भी पॉइंट पे, ये स्टिल इम्प्रूविंग। ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इनइक्वालिटी है, आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ फिर भी हो रही है। ठीक है, तो इसलिए इसको माना जाता है डेवलपिंग इकोनॉमी। नेक्स्ट वी हैव मिक्स्ड इकोनॉमी, दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर वर्क करते हैं टुगेदर इन इकोनॉमी। यहाँ पे मिक्स्ड कब होता है, जब पब्लिक और प्राइवेट दोनों काम करें साथ, प्राइवेट का कैपिटल होती है जब सिर्फ प्राइवेट काम करे। ठीक है, और सोशल होती है जब सिर्फ पब्लिक काम करे। तो यहाँ पे हो गया गवर्नमेंट कंट्रोल करती है इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को जैसे रेलवे, डिफेंस, पब्लिक वेलफेयर, और प्राइवेट जो ऑपरेट करती है इंडस्ट्रीज़ को, टेक्नोलॉजी को, ट्रेड को। तो यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी है जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों काम करते हैं। गवर्नमेंट जो पब्लिक है वो करती है रेलवे पे, डिफेंस पे, पब्लिक वेलफेयर पे, प्राइवेट काम करती है इंडस्ट्रीज़ पे, टेक्नोलॉजी पे, ट्रेड पे। ठीक है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, लार्ज पॉपुलेशन भारतीय स्टिल डिपेंडेंट है किस पे, एग्रीकल्चर पे, अपनी एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड के लिए। एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड सिक्योरिटी और रूरल डेवलपमेंट में। फिर है पॉपुलेशन प्रेशर, भारत में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है चाइना के बाद। ऑल दो ये पॉपुलेशन प्रोवाइड करती है कि लेबर ज़्यादा होगी, मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी, इससे पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या होगा, प्रेशर आ रहा है रिसोर्सेज पे, हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज का और जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ रही है। इनकम इनइक्वलिटी, तो यहाँ पे जो इनकम है वो तो अच्छी है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन उसका ख़राब है। जैसे मुकेश अंबानी के पास सारी इनकम है लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके पास उतने इनकम वेल्थ नहीं है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ख़राब है, रिच को रिच रहने देते हैं, पुअर को पुअर। ऑल्सो अर्बन और रूरल एरियाज़ में भी डिफरेंट होती हैं। को एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सेक्टर, यहाँ पे आज भी ट्रेडिशनल सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं जैसे स्मॉल फार्मिंग, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़, मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ जैसे डिजिटल सर्विसेज, एडवांस टेक्नोलॉजी सेक्टर्स। तो इसी को बोलते हैं ड्यूअलिज्म, जहाँ पे जो काम करें जैसे प्राइवेट और पब्लिक। सर्विस सेक्टर डोमिनेशन, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सेक्टर है वो काम कर रहा है वो टर्सरी सेक्टर कर रहा है जिसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। सर्विस सेक्टर बिकम लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी जब कैलकुलेट करते हैं तो इन सारे सेक्टर्स को ऐड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो ये जो टर्सरी सेक्टर है ये जीडीपी में सबसे ज़्यादा वैल्यू है इसकी, क्योंकि यहाँ पे आईटी है और बैंकिंग, टूरिज़्म, टेलीकम्युनिकेशंस, तो इन्हीं चीज़ों से तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। रीजनल इम्बेलेंस, कुछ ऐसी स्टेट्स हैं, सिटीज़ हैं जो कि ज़्यादा डेवलप्ड है देन अदर्स, मतलब ये दो ऐसी सिटी और स्टेट है जो कि सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है लेकिन ये दो ऐसी हैं जो बिल्कुल भी डेवलप नहीं है। तो ये क्या हो गया, अनइवन हो गया कि दो तो इतनी ज़्यादा डेवलप्ड है और दो इतनी ज़्यादा कम है, तो रीजनल इम्बैलेंस हो गया। ठीक है, भारत एज ए डेवलपिंग इकोनॉमी, तो यहाँ पे डेवलपिंग इकोनॉमी क्या होती है, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा, इनकम और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टिल ग्रोइंग, अभी तक ग्रो कर रहे हैं वो सारी चीज़ें। ठीक है,
तो इसी को बोलते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी। तो इसलिए इसको डेवलपिंग इकोनॉमी क्यों माना जाता है भारत को? सबसे पहला इसका जो पर कैपिटा इनकम है स्टिल लोअर कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़। आज भी इसका पर कैपिटा इनकम कम है। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? जैसे आपकी पूरी कंट्री है उसकी 10,000 इनकम है ना, तो आप जैसे कि वहाँ पे लोग रहते हैं 1000 लोग रहते हैं और 10,000 इनकम है, तो आपकी इनकम कितनी आ गई? एक इंसान की इनकम 10 रुपये। तो ये होती है पर कैपिटा इनकम, हर एक इंसान की इनकम। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। एग्रीकल्चर आज भी लार्ज पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर ही बेस्ड है। इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी डेवलप्ड कर रहा है, प्रोग्रेस में है। तो इसी वजह से बोलते हैं भारत एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, कंटिन्यू डेवलपिंग है, मतलब आज भी डेवलप हो रही है, पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। एट द सेम टाइम भारत इज़ प्रोग्रेसली जो रैपिडली है ना इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, डिजिटल डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पे एजुकेशन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है। फीचर्स देखो, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, लार्ज पॉपुलेशन है, तो इसीलिए एग्रीकल्चर पे बेस्ड है यहाँ पे। और फिर अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी आ रही है, ग्रोइंग इंडस्ट्रीज आज भी ग्रो कर रही है सर्विस सेक्टर में, जैसे आईटी, बैंकिंग, इंडस्ट्रीज़ और ये सब है। अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, गवर्नमेंट फोकस करती है वेलफेयर और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में। भारत एज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का कंजप्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो इनमें जब प्रोडक्शन में जो डिस्ट्रीब्यूशन कंजप्शन में जब गवर्नमेंट और प्राइवेट जो हैं दोनों पार्टिसिपेट करें तो उसी को बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिपेंडेंस के बाद भारत ने अडॉप्ट किया था मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल, जहाँ पे क्यों अडॉप्ट किया था? ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव किया जा सके और सोशल वेलफेयर के साथ। पब्लिक सेक्टर का क्या रोल है, फिर देखेंगे प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है, क्योंकि दोनों काम करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में। तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर का रोल है डिफेंस जो सिस्टम है, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक वेलफेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सारी कामों पे कौन ध्यान देगा? पब्लिक सेक्टर। यहाँ पे जो एरियाज़ हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, डिफेंस, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक वेलफेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यहाँ पे काम करेगी पब्लिक, सरकार काम करेगी, ठीक है। ये गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं स्कीम्स पॉवर्टी को कम करने के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए। अब प्राइवेट सेक्टर क्या काम करेगा? तो ये काम करेगा इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन पे इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एक्सपोर्ट्स पे। जैसे कि इसमें काम करती हैं आईटी कंपनीज, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल्स, ई कॉमर्स, ये काम करती हैं यहाँ पे। अब मिक्स्ड इकोनॉमी है जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों काम करते हैं, तो इसके एडवांटेजेस क्या है? तो बैलेंस डेवलपमेंट होता है। एक तो देखो पब्लिक जो है यहाँ पे हमारे पास गवर्नमेंट काम करेगी, पब्लिक को हम गवर्नमेंट बोलते हैं, गवर्नमेंट काम करेगी तो वो सोशल वेलफेयर पे फोकस करेगी, और जो प्राइवेट है वो काम करेगा तो वो किस पे फोकस करेगा? प्रॉफिट पे फोकस करेगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट भी हो रहा है, सोशल वेलफेयर भी हो रहा है, तो बैलेंस डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरा इकोनॉमिक फ्रीडम, प्राइवेट क्या फोकस करेगा कि ग्रोथ हो और इनोवेशन हो, तो हमारी इकोनॉमिक फ्रीडम हो गई। पब्लिक वेलफेयर प्रोटेक्ट करता है इकोनॉमिक जो वीकर सेक्शंस हैं उनको, और यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और डेवलपमेंट होगा और रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन होगा। तो हमारा ये हो गया। उसके बाद है डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन भारत एंड डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन भारत फ्रॉम प्लानिंग कमीशन टू नीति आयोग। मतलब प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग कैसे शिफ्ट हुए, क्या एवोल्यूशन रहा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस के बाद भारत ने अडॉप्ट किया था इकोनॉमिक प्लानिंग। क्यों? क्योंकि अचीव करना था इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी को कम करना था, इंप्रूव करना था लिविंग स्टैंडर्ड्स को, इसलिए इकोनॉमिक प्लानिंग को अडॉप्ट किया। इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या है? एक ऐसा सिस्टमेटिक एफर्ट होता है जो कि गवर्नमेंट लेती है। क्यों? क्योंकि उनको यूज़ करना होता है क्या? रिसोर्सेज को एफिशिएंटली फॉर नेशन के डेवलपमेंट के लिए। इकोनॉमिक जो प्लानिंग है वो या क्या होती है? एक सिस्टमेटिक एफर्ट होती है जो गवर्नमेंट लेती है यूज़ करने के लिए रिसोर्सेज को एफिशिएंटली फॉर नेशनल डेवलपमेंट। तो इस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग कमीशन बनाया था 1950 में, ठीक है। गवर्नमेंट ने 1950 में एक प्लानिंग कमीशन बनाया था। फिर उसके बाद 2015 में इस प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग से, ठीक है, नीति आयोग से, क्योंकि नीड जो है मॉडर्न सोसाइटी की वो चेंज हो रही थी। तो देखो 1950 में आपका प्लानिंग कमीशन बनाया था गवर्नमेंट ने, फिर 2015 में इसको रिप्लेस कर दिया गया बाय नीति आयोग। क्यों? क्योंकि मॉडर्न नीड्स जो हैं वो इकोनॉमी की चेंज हो रही थी। तो प्लानिंग कमीशन इकोनॉमिक प्लानिंग है वो क्या थी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये सब क्या है, तो हम डिटेल में देखते हैं अभी।
सो यहाँ पे हमारे पास है इकोनॉमिक प्लानिंग। क्या कलर लें भाई, बहुत बोरिंग हो चुका है सब कुछ। चलो, इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब है प्रिपेयर करना प्लान्स पॉलिसीज़ फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। देखो, अगर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, सोशल डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिएंगे, प्लान्स चाहिएंगे, ठीक है, पॉलिसीज़ चाहिएंगी। तो जब वो पॉलिसीज़ और प्लान्स बनाते हो तो उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग करना इकोनॉमिक के बारे में। इसका ऑब्जेक्टिव है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो। अगर आप इंक्रीज़ करोगे नेशनल इनकम और प्रोडक्शन में तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो आप ऐसी प्लान और पॉलिसी बनाओगे जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो। पॉवर्टी रिडक्शन, आप ऐसे प्लान्स बनाओगे जिससे आपकी जो लिविंग कंडीशंस है पुअर लोगों की वो इम्प्रूव हो, ताकि क्या हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट से ऑटोमेटिकली क्या होगा, इकोनॉमिक प्लानिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होगा। आप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करोगे फॉर द पीपल जो कि वीकर सेक्शंस में हैं। आप रीजनल जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको कम करोगे कि एक शहर है, जो दो स्टेट है, यहाँ पे ये जो शहर है यहाँ पे बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, और ये शहर है ना, ये छोटा सा इतना डेवलप्ड है कि वहाँ पे हर एक चीज़ मतलब फुल फोकस्ड है। यहाँ पे हर एक चीज़ आईटी से रिलेटेड है, सब चीज़ स्मार्ट काम हो रहा है यहाँ पे, लेकिन ये बिल्कुल भी डेवलप नहीं है। तो रीजनल इम्बैलेंस आ गया यहाँ पे, ठीक है। सेल्फ रिलायंस, कि डिपेंड मत करो फॉरेन कंट्रीज़ पे, सारी चीज़ अपने यहाँ से खुद करो, ठीक है, क्योंकि वॉर के टाइम पे हमें अपनी चीज़ें काम आएंगी। उसके बाद है प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन 1950 में बनाया गया था। इसका चेयरमैन कौन था, जो चेयरमैन था वो था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सॉरी, उससे पहले तो कोई और होगा। अभी जो चेयरमैन है वो है 1950 में जो था वो अलग है, लेकिन अभी जो चेयरमैन है वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयरमैन। इट्स मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, 5 ईयर प्लान बनाने थे। इसके 5 ईयर प्लान बनाने थे, ठीक है, हर 5 साल के लिए एक प्लान बनाना था। तो इसकी प्लानिंग कमीशन के फीचर्स क्या थे, सेंट्रलाइज प्लानिंग, जो इकोनॉमिक डिसीजंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, तो इसमें यहाँ पे सेंटर की प्लानिंग करनी थी। यहाँ पे 5 ईयर प्लान्स बनाने थे, जैसे 1 से लेके 5 तक प्लान, फिर 5 से लेके 10 तक प्लान। तो ये 2 प्लान बन गए, 5 ईयर प्लान बनाने थे जो कि लॉन्ग टर्म पे फोकस थे। ये पब्लिक सेक्टर पे फोकस कर रहा था कि गवर्नमेंट कंट्रोल करे पब्लिक सेक्टर्स को और प्राइवेट को भी कुछ हद तक। रिसोर्स एलोकेशन, कमीशन डिसाइड करता था कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनका एलोकेशन स्टेट और सेक्टर्स के बीच में कैसे होगा। फिर इकोनॉमिक प्लानिंग बिफोर 1991, तो यहाँ पे 1991 से पहले भारत फॉलो करता था स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमिक मॉडल, जहाँ पे गवर्नमेंट फोकस करती थी इंडस्ट्रीज़ पे, पब्लिक सेक्टर्स पे और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड सेल्फ रिलायंस पे। एग्रीकल्चर, डैम, स्टील प्लांट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मेजर प्रायोरिटी थे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता था 1991 से पहले। ऑल्दो यहाँ पे प्लानिंग ने बहुत ज़्यादा हेल्प की इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चर ग्रोथ में, लेकिन वहाँ पे जो ग्रोथ हो रही थी वो बिल्कुल स्लो ग्रोथ थी, वो रैपिड ग्रोथ नहीं थी। और जो आज जो ग्रोथ हो रही है वो रैपिड है, मतलब फास्टेस्ट ग्रोथ हो रही है। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आई 1991 में, जिसको बोला जाता है LPG। ये वो साइंस वाली फुल फॉर्म नहीं है, यहाँ पे है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सो ये रिफॉर्म्स आने के बाद प्राइवेट सेक्टर में का जो रोल है वो इंक्रीज़ हो गया। रोल किसका इंक्रीज़ हुआ, प्राइवेट सेक्टर का। मार्केट ओपन बन गया, और जो फॉरेन की जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी इंक्रीज होगी, और जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी वो मार्केट ओरिएंटेड बन गई, ठीक है। तो ओल्ड प्लानिंग सिस्टम था वो लेस बन गया, और ये चेंजिंग इकोनॉमी के साथ LPG को अडॉप्ट कर लिया गया। नीति आयोग, गवर्नमेंट ऑफ भारत ने जो प्लानिंग कमीशन 1950 में बनाया था उसको रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग से 1 जनवरी 2015 में, ठीक है। फिर इसके जो चेयरमैन थे वो थे नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यहाँ से आपका शॉर्ट नोट भी आ सकता है। इट वॉज एस्टेब्लिश टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इनोवेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फेडरलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए, इनोवेशंस लाने के लिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए इसको प्रमोट किया गया। ऑब्जेक्टिव्स और फीचर्स क्या थे नीति आयोग के, तो नीति आयोग कोऑपरेशन को इंक्रीज करता था सेंटर और स्टेट के बीच में, पब्लिक और प्राइवेट के बीच में, एंड सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन हो ताकि वो अच्छे से काम कर पाए। पॉलिसी थिंक टैंक आई थी यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है।
ये एक्ट करता था पॉलिसी एडवाइजर इंस्टीट्यूशन इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिंग, ये एलोकेट करता था फंड्स को, ठीक है। ये ऐसी हमें पॉलिसी और जो प्लान्स हैं उनको बनाने में हेल्प करता था। ये हमें इंडिकेटर्स देता था कि ये चीज़ ध्यान में रख के आप प्लान बनाना, पॉलिसी कुछ भी बना रहे हो तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये पॉलिसी थिंक टैंक था। बॉटम अप अप्रोच, स्टेट एंड लोकल बॉडी पार्टिसिपेट करती थी एक्टिवली जो पॉलिसी बन रही थी उनमें। बॉटम अप मतलब बॉटम से लेके, नीचे से लेके ऊपर तक के पार्टिसिपेट करते थे लोग पॉलिसीज़ में। उसके बाद है फोकस करता था इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पे, डिजिटल इकोनॉमी पे फोकस करता था ये। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इसका गोल था, ग्रोथ इसकी गोल थी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 7 पिलर थे नीति आयोग के, तो 7 पिलर हैं हमारे नीति आयोग के। तो पहला पिलर है प्रो पीपल, यहाँ पे पॉलिसीज़ फोकस होती थी कहाँ पे, वेलफेयर एंड क्वालिटी लाइफ ऑफ सिटीजन्स, लोगों के ऊपर पब्लिक वेलफेयर पे फोकस किया जाता था इस पिलर के अंदर। प्रो एक्टिविटी, यहाँ पे क्या होता था, गवर्नमेंट शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी, एक्टिवली सपोर्ट करती थी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। अगर कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी हो रही है तो उनको सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट। फिर है पार्टिसिपेशन, तो जो स्टेट है, एक्सपर्ट्स हैं, सिटीजन्स है, वो पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है। सिर्फ ये नहीं है स्टेट और सेंटर करेगी, नहीं, ये भी लोग करते थे, एक्सपर्ट्स और सिटीजन्स। एम्पावरमेंट, तो आज हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की। तो पीपल स्टेट शुड बी एम्पावर्ड, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती थी, रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते थे। इंक्लूजन ऑफ ऑल, यहाँ पे इसका मतलब है जो डेवलपमेंट होगा वो सबका होगा, सिर्फ एक सेक्शन का नहीं होगा, सारी सोसाइटी का होगा इक्वली। सिर्फ ये नहीं है इनका डेवलपमेंट कर दिया, नहीं, सबका इक्वल डेवलपमेंट होगा। इक्वलिटी, इसका मतलब होता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दो सबको, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, कोई भी हो, नो मैटर व्हाट, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, सबसे इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, जो कि आर्टिकल 16 में बात की गई। फिर हमारा यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाए, कोई भी डिसीजन ले, उनको ओपन और अकाउंटेबल रहना होगा लोगों को। मतलब उनको अगर कोई भी उन्होंने पॉलिसी बनाई या फिर डिसीजन ले लिया, उन्होंने आंसर देना होगा गवर्नमेंट ने, किसको, लोगों को, पीपल्स को, जिन्होंने उसको इलेक्ट किया था। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ किया जाएगा एफिशिएंट गवर्नेंस और डेवलपमेंट के लिए, जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन, वाइट रिवोल्यूशन, ये सारे रिवोल्यूशंस को भी यूज़ किया जाएगा। इंपॉर्टेंस और अचीवमेंट्स क्या थी नीति आयोग के, सबसे पहले ये प्रमोट करता था डिजिटल इंडिया को, डिजिटल इकोनॉमी को, जिसमें प्रोग्राम्स थे जैसे डिजिटल इंडिया, इनोवेशन, जो बेस्ड डेवलपमेंट थे उनको। सपोर्ट करता था सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, गोल्स को, SDG जो कि गोल्स है, जीरो हंगर, रिमूव पॉवर्टी, ये सब। प्रमोट करता था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, सेंटर और जो स्टेट है इनके बीच में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन और दोनों मिलजुल कर काम करें। इनकरेजमेंट करता था इनोवेशन को, जो भी टेक्नोलॉजी है उनको अडॉप्ट करो, नई नई टेक्नोलॉजी को, जैसे अटल इनोवेशन मिशन, इसको प्रमोट करता था, ठीक है। अब प्लानिंग कमीशन जो कि 1950 में बना था और फिर इसको हटा के इसको बना दिया गया नीति आयोग को, जो कि 2015 में। तो इन दोनों बीच में डिफरेंस क्या है, तो प्लानिंग कमीशन 1950 में बना था, ये 2015 में। प्लानिंग कमीशन सेंट्रलाइज प्लानिंग बॉडी थी, ये पॉलिसी थिंक टैंक, मतलब यहाँ पे सेंटर थी, स्टेट थी और लोकल थी, मतलब यहाँ पे नीचे से लेके ऊपर तक सब था। यहाँ पे सिर्फ सेंटर थी जो कि स्टेट सेंटर थी, यहाँ पे स्टेट की बात नहीं होती थी। टॉप डाउन अप्रोच थी, मतलब ऊपर वाले थे, ऊपर से अगर कुछ बच गया तो नीचे आएगा, और यहाँ से नीचे से पूछते थे फिर ऊपर जाते थे। एलोकेशन ऑफ फंड्स, ये एडवाइजरी रोल था, नीति आयोग आपको एडवाइज़ करता है कि क्या करना चाहिए, ये सीधा एलोकेट करता था। ये पब्लिक सेक्टर पे फोकस करता था, यहाँ पे आप सेंटर और स्टेट दोनों को कोऑपरेशन होगा और इनोवेशन होगा, ठीक है। उसके बाद ये भी डन होता है हमारा। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन रीजनल इम्बैलेंस पॉवर्टी इन भारत, डिस्कस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एंड पॉवर्टी के जो स्ट्रेटजीज थे एलिवेशन उसको हटाने के, तो वो क्या है। तो देखो इकोनॉमिक ग्रोथ तो बहुत अच्छे से होता है, लेकिन फिर भी भारत में आज भी प्रॉब्लम्स है किसकी, रीजनल इम्बैलेंस और पॉवर्टी की। कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो कि हाईली डेवलप्ड हैं, लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा अच्छी इंडस्ट्रीज़ हैं, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन बहुत सारी ऐसी स्टेट्स भी हैं जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। सिमिलरली मैनी पीपल डो नॉट एक्सेस, मतलब कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा इनकम है, हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी है, एजुकेशन भी अच्छा है, लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जिनके पास इनकम नहीं है, हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है, एजुकेशन भी नहीं ले पाते वो। तो ये क्या हो गया, पॉवर्टी और रीजनल इम्बैलेंसेस हो गए।
तो यहाँ पे रीजनल इम्बैलेंस का भारत में क्या मतलब है? रीजनल इम्बैलेंस का मतलब है अनइक्वल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन वो अनइक्वल, सबका नहीं हो रहा, ठीक है। डिफरेंट रीजन्स और स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिनके पास बेटर इकोनॉमिक इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, सारी फैसिलिटी हैं, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसी भी हैं जहाँ पे पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे लोगों के पास पॉवर्टी है, वहाँ पे खाने को मतलब अनाज नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, काम करने को काम नहीं है। तो ये सब स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, लेकिन अगर बात करें बिहार, झारखंड, उड़ीसा सबसे ज़्यादा बैकवर्ड स्टेट्स हैं यहाँ पे। अब इसके मेन कारण क्या है, कोजेज़ क्या है, ठीक है। तो कारण की बात करें, सबसे पहले अनइक्वल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। कई स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे इंडस्ट्री हैं तो वहाँ पे जॉब्स हैं, तो जॉब्स हैं तो वहाँ पे लोग खा पी पा रहे हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे स्टेट्स में इंडस्ट्रीज़ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इसके कारण डिफरेंस इन नेचुरल रिसोर्सेज। अब कई जगह ऐसी है जहाँ पे नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत अच्छे हैं, फर्टाइल लैंड है, मिनरल्स हैं, वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज हैं, लेकिन फिर भी अदर्स जो है वहाँ पे वो चीज़ें नहीं हैं, तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी नहीं है। उसका वजह से पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, बैकवर्ड रीजन है, उनके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी वहाँ पे नहीं है, कम्युनिकेशन, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ भी नहीं है। इसकी वजह से भी रीजनल इम्बैलेंस आता है, पॉवर्टी आती। तो कुछ कॉलोनियल पॉलिसीज़ थी, अनइवन गवर्नमेंट थी, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से भी ये चेंजेस आते हैं। लो इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, तो आज भी लैक ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कम है, तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट आती है और माइग्रेशन करते हैं बैकवर्ड एरिया से वहाँ पे रूरल से अर्बन में। तो ये क्या हो गया हमारी कोजेज़। अगर रीजनल इम्बैलेंस होता है तो उसके इफेक्ट क्या पड़ते हैं? तो एक तो इनकम जो है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी, रिच को रिच बना दिया जाएगा और पुअर को पुअर। माइग्रेशन होगा डेवलप सिटी से, अर्बन से लोग जाएंगे, रूरल से कहाँ पे जाएंगे, एरिया से अर्बन एरिया में जाएंगे। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी, तो फिर सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रहेगी। प्रेशर होगा अर्बन एरियाज़ पे, वहाँ पे लोग रूरल से जो है अर्बन पे शिफ्ट करें तो वहाँ पे प्रेशर आएगा, ठीक है। ये दो जो चीज़ है, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं होगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा घटिया प्रभाव आते हैं रीजनल इम्बैलेंस के। पॉवर्टी इन भारत, पॉवर्टी का मतलब होता है कंडीशन इन विच पीपल आर अनेबल टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स। पॉवर्टी एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे लोग अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। बेसिक नीड्स जैसे कि खाना, कपड़े, शेल्टर, रहने की जगह, कपड़ा, रोटी मकान, इनको भी पूरा नहीं कर पा रहे। एजुकेशन, हेल्थ केयर तो फिर भी बाद की बात है, लेकिन ऐसी कंडीशन जहाँ पे लोग अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो उनको बोला जाता है पॉवर्टी। इट मीन्स दे आर पुअर, ठीक है। ऑल द पॉवर्टी लेवल डिफरेंट है, जैसे कि पॉवर्टी लाइन है BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन है, फिर है ये हमारी पॉवर्टी लाइन है, लेट्स सी ये पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। तो एक सेकेंड यहाँ पे अच्छे से बना लेते हैं। ये पॉवर्टी लाइन आपको बना के आना है, तो यहाँ पे पॉवर्टी लाइन लिखना है। फिर ये जो नीचे जो लोग हैं, इससे जैसे कि ये नीचे हम बना दें, तो ये यहाँ पे जो लोग हैं और ये यहाँ पे जो लोग हैं, तो ये जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं तो उनको बोलते हैं अबाव पॉवर्टी लाइन, APL, जो कि अमीर परिवार आते हैं। यहाँ पे जो नीचे हैं पॉवर्टी लाइन से, इनको बोलते हैं BPL। तो ये बिलो पॉवर्टी लाइन, जिनका राशन कार्ड ग्रीन वगैरह होता है, रेड वगैरह, ब्लू, पिंक वगैरह कुछ करके होता है। पॉवर्टी लाइन मतलब एक ऐसी मिनिमम लेवल ऑफ इनकम और कंजप्शन जो कि बेसिक नीड्स को चाहिए, जैसे कि 10,000 इनकम तो आपके पास एटलीस्ट होनी चाहिए ताकि आप अपनी बेसिक जो नीड्स हैं उनको कंप्लीट कर पाओ। तो ये 10,000 यहाँ पे हो गए। अगर आपकी 10,000 इनकम है तो ठीक है, आप बीच में हो, लेकिन अगर उससे कम है तो आप BPL में आओगे, अगर उससे ज़्यादा है तो आप APL में आओगे। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, पॉवर्टी लिमिटेड नहीं है कि आपकी इनकम कहीं कम है, लेकिन नहीं, अगर इनकम कम है तो उससे आपको एजुकेशन भी नहीं मिलेगी, हेल्थ भी नहीं मिलेगी, सैनिटेशन, प्रॉपर लिविंग कंडीशंस भी नहीं होंगी। तो ये होता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। सिर्फ इनकम पे बात नहीं करता, ये बहुत ज़्यादा डायमेंशंस पे बात करता है। तो इसके लिए कंट्रीज़ जो हैं मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स को देखती हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो कि मेजर करता है पॉवर्टी को डिफरेंट सोशल और इकोनॉमिक इंडिकेटर से। ये कौन से इंडिकेटर्स हैं? इसमें आता है एजुकेशन, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, प्रॉपर लिविंग कंडीशंस। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के? सबसे पहला है हेल्थ केयर इंडिकेटर, दूसरा एजुकेशन, तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हेल्थ केयर में आपके यहाँ पे न्यूट्रिशन फैसिलिटी कैसी है, चाइल्ड मोबिलिटी एंड एक्सेस हेल्थ केयर को है या नहीं, हॉस्पिटल्स हैं या नहीं, ठीक है। इंडिकेटर एजुकेशन वाला, ईयर ऑफ स्कूलिंग, कितने साल स्कूल गए हो, स्कूल के अटेंडेंस आपकी कितनी % है।
फिर है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसको इलेक्ट्रिसिटी आती है नहीं, ड्रिंकिंग वाटर कैसा है, सैनिटेशन, हाउसिंग, कुकिंग, फ्यूल, एसेट्स आपके यहाँ पे कैसी है, तो उन सबको अप्रोच करते हैं। तो ये आपको कंप्लीट पिक्चर देती है पॉवर्टी की, कैसी पॉवर्टी है वहाँ पे। अब पॉवर्टी है भारत में, ये हम मान गए कि आपकी इनकम कम है, और भी कुछ कारण होंगे इनकम कम क्यों है। अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज़्यादा कम जॉब्स हैं तो इससे इनकम लेवल भी कम हो जाएगा। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, जैसे कि आपका घर है ये, आप यहाँ पे 5 लोग रहते हो, लेट्स से आप 3 लोग 4 लोग रहते हो, ठीक है 5 ही लगा लेते हैं, 5 लोग रहते हो, तो आपके ये हैं फादर। सो यहाँ पे ये आपके फादर हैं, आप में से कोई काम नहीं करता, सिर्फ आपके फादर काम करते हैं, ये पैसा लेके आते हैं, तो इनके पैसे से सारा घर चलता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉपुलेशन देखो कितनी ज़्यादा है, आप 5 लोग हो, 5 लोगों को आपके पापा पे डिपेंड होना पड़ता है। लेट्स से आप 10 लोग होते फिर इस पे डिपेंड होना पड़ता, तो ये पॉपुलेशन जो ग्रोथ हो रही है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रही है क्रिएट किस पे, रिसोर्सेज पे और एम्प्लॉयमेंट पे। लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, देखो आपकी इनकम कम है तो उससे प्रोडक्टिविटी भी कम आएगी। आप पैसा कैसे खर्च करोगे एग्रीकल्चर पे, डिपेंड करना पड़ेगा मॉनसून पे। अगर आपकी एग्रीकल्चर से पैसा ज़्यादा आता तो आप फैसिलिटीज़ लेते, आप डिजिटल इरिगेशन करवा देते या फिर कुछ और करते। अब आपको मॉनसून पे ही डिपेंड होना पड़ेगा। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का, जो पैसा है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है डिफरेंट लोगों के बीच में। इलिटरेटी और लैक ऑफ स्किल्स, जो लोग हैं उनके पास एजुकेशन नहीं है और स्किल्स लेवल भी बहुत कम है, इसलिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी उनको नहीं मिल पा रही। अब पॉवर्टी से बचने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं, स्कीम्स जो कि गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है, पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स, ठीक है। तो सबसे पहला है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करते हैं, जैसे मनरेगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं रूरल एरिया में। महात्मा गांधी की नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जो है गारंटी एक्ट है ये। फिर स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। फिर है हेल्थ केयर सेक्टर और एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट किए जाते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, ताकि आपका ह्यूमन का डेवलपमेंट हो सके। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, यहाँ पे फोकस किया जाता है रोड्स पे, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग और इरिगेशन रूरल एरियाज़ के अंदर। फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम भी आ गई जो भी कि BPL परिवार में आते हैं या फिर उससे भी नीचे आते हैं, तो उनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अकॉर्डिंग सब्सिडाइज प्राइस में आपको जो खाना दिया जाएगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन, जैसे कि बैंकिंग फैसिलिटी, डिजिटल पेमेंट, माइक्रो फाइनेंस, पुअर लोगों को फाइनेंशियल जो फैसिलिटीज़ हैं उनको हेल्प करता है लेने में। Please like and subscribe.